English medium. Today we are going to discuss about chapter number 4, that is electoral politics. Today we are going to discuss about reserved constituencies, voter list and nomination of candidates. So let's start. First of all, reserved constituencies. Our constitution entitled every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. The constitution maker, however, be worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get election to Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and contact to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them for winning election. देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को वोटिंग का अधिकार दिया है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर का है वो वोटिंग कर सकता है या अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश कर सकता है। यदि कोई पार्टी उसको नहीं लेती है तो निर्दलीय वो आ सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक बात को लेकर वरी थे, बहुत चिंतित थे। वो बात ये थी कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ऐसे लोग जो एजुकेशन के अंदर कम है या लोगों से उनका कांटेक्ट कम है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जैसे एससी और एसटी के लोग या कुछ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जो रिसोर्सफुल और इन्फ्लुएंशियल मैन है तो उनके आगे ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पेश नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिजर्वेशन दिए हैं एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं या जो इलेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनको। ओके, इफ स्टेट असेंबलीज आर our parliaments and assemblies would be deprivative of the voice of the significant section of the population that would make our democracy less representative and less democratic। देखिए, इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है तो ये इसलिए दिया गया है कि यदि हमारी पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, तो इनकी आवाज दब के रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। जब हर समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा तभी वो मोर इफेक्टिव डेमोक्रेसी रहेगी। So the makers of the constitution thought of a special system of reserved constituency। देखें, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचा। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल। देखिए, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रहती है एसटी के लोगों के लिए या शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रहती है एसटी के लोगों के लिए, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। इन्होंने एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। देखिए, जो एससी के लिए रिजर्व रहती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर केवल वो व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है जो एससी कास्ट को बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। सिमिलरली इसी तरीके से जहां एसटी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है वहां पर वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है। ओके, करंटली इन द लोकसभा, देखिए अभी लोकसभा के अंदर 79 सीट है रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। 79 जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो 41 जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो देखिए, ये जो नंबर दिए गए हैं, जितना उनका टोटल पॉपुलेशन में शेयर है उसके अकॉर्डिंगली इतने नंबर दिए गए हैं। ओके, इतने नंबर मतलब रिजर्व लिए गए हैं। Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। तो देखें, इनका शेयर उतना ही लिया गया है जितना कि इनका परसेंटेज है हमारे भारत के अंदर, तो इसलिए इस वजह से जो दूसरों का शेयर है वो इससे प्रभावित नहीं होता। अब देखें, इस सिस्टम के अंदर कुछ एक्सटेंड भी किया गया है। बहुत सारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या गांव के अंदर है, तो उनके लिए भी वहां पर एरिया के अकॉर्डिंगली सीट रिजर्व की गई है। बहुत सारे
जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे कि इंक्लूडिंग ओबीसी उनकी भी कुछ सीट्स है जो रिजर्व की गई है लोकल बॉडीज के अंदर या विलेज पंचायत के अंदर। इसके अलावा कुछ सीटें महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए भी रिजर्व की गई है। केवल वो वुमेन की सीट होती है, वहां पर कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आ सकता, मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता। वुमेन को ऊपर उठाने के लिए ये जो सीट है वो रिजर्व की गई। आगे हम देखेंगे वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? देखिए, हमने लेसन के स्टार्टिंग के अंदर ही देखा था कि जो 18 इयर्स से अबव हो जाता है उसको वोटिंग का अधिकार होता है भारत के अंदर। तो देखिए, जब भी इलेक्शन आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस वगैरह हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, मतलब के, तो इलेक्शन आने के पहले जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट का काम किया जाता है, अपडेशन का काम किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति की जो एज ग्रुप है वो डिफरेंट होती है ना। तो हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति है जो अभी 18 इयर्स के हुए हैं, वो कहीं वोट देने से वंचित ना रह जाए, इसलिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। वोटर लिस्ट का अपडेशन का काम कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जब इलेक्शन वगैरह आते हैं उसके पहले 3 महीने पहले या 6 महीने पहले इन लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें से वो लोग जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम को काटा जाता है, हटाया जाता है, और जो अभी 18 इयर्स के हुए हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अभाव हो गई है, तो उनका नाम जोड़ा जाता है। घर घर आके सर्वे किया जाता है और सर्वे के बेस के ऊपर नए लोगों का नाम जोड़ा जाता है और बाकी जिनकी मृत्यु वगैरह हो चुकी है उनका नाम को डिलीट किया जाता है। ओके, देखिए, हमारे देश के अंदर 1 वोट 1 वैल्यू है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति 1 वोट देगा तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, डिफरेंट नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई एजुकेशन में ज्यादा है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, इस तरीके से नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ पर हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूनिवर्सल हिडन फ्रेंचाइज है, तो इस वजह से ये जो लिस्ट को अपडेट करने का काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has right to vote regardless of his caste, religion, gender. Some criminal persons with the unsound mind can be denied the vote, right to vote. देखिए, इसमें केवल जो क्रिमिनल पर्सन होता है उसी को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उसी को वोटिंग से रोका जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर केस में होता है। बाकी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो या अमीर वर्ग का हो, उसको वोटिंग का सेम अधिकार रहता है, सबके वोट की वैल्यू सेम रहती है। It is the responsibility of the government to get the names of all eligible voters put on the voter list as a person attained voting age as the name of added to his voter list। देखिए, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, या यूँ कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति ने 18 इयर्स ऑफ एज को अटेंड किया है तो उसके नाम को अपडेट किया जाए। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड। देखिए, जो किसी दूसरी जगह पर चले गए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहते थे लेकिन अब वो चेंज कर गए, उन्होंने अपना घर कहीं और बना लिया है, तो ऐसे लोगों के नाम वहां से डिलीट किए जाते हैं जहां पर वो पहले रहते थे और नई जगह पर उनके नाम अपडेट किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके नाम डिलीट किए जाते हैं। A complete version of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. देखिए, अभी तो मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा जो लिस्ट को अपडेट किया जाता है ताकि ये अप टू डेट रहे। अभी कुछ समय से जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिसको एपिक कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव द कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। तो देखिए, जिन व्यक्ति का भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर है, गवर्नमेंट हर उस व्यक्ति को ये कार्ड, एपिक कार्ड प्रोवाइड करती है। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वोटिंग के अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसके अंदर फोटो होता है और ये उस व्यक्ति को साथ में ले जाना होता है जो जिसे वोट डालना है। इसके साथ साथ उसे कुछ अपनी आइडेंटिटी के प्रूफ्स भी ले जाना होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या राशन कार्ड है, ये भी उसे ले जाना जरूरी होता है एपिक कार्ड के साथ साथ। ओके, अब हम देखते हैं नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो होता है, किस तरीके से होता है, किस बेस पे होता है। We noted about that in a democratic election, people should have a real choice. This happen only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. देखिए, ये चीज हमने देखी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। लोगों के पास में चॉइस होती है, अधिकार होता है कि वो जिसे चाहे वोट दें। तो ये जब भी संभव होगा जब हम
दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन। देखिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो तभी ये जो इसका उद्देश्य है वो फुलफिल होगा। दिस इज हैपन आवर सिस्टम प्रोवाइड्स anyone who can be voter can also be a can to be a candidate in the election। अब देखें हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन है उसमें हर कोई खड़ा हो सकता है। जो व्यक्ति एक वोटर है वो इलेक्शन के अंदर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उम्रें होती है। जैसे कि द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25। अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो कैंडिडेट के लिए या कैंडिडेट कह लें या रिप्रेजेंटेटिव कह लें, यदि आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो इसके लिए आपके 25 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। वोट के लिए 18 इयर्स, लेकिन आप अगर कैंडिडेट बनना चाहते हैं, वोट यदि आप चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो उसके लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिमिनल। देखिए जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बट दिस अप्लाई इन द वेरी एक्सट्रीम केसेस। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, छोटे मोटे केस में नहीं होता। Political party nominate their candidate who get the party support and support. Party nomination is often called ticket। देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने यहाँ से जिस व्यक्ति को खड़ा करती है, जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करती है, उसको हम टिकट मिलना भी कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो है टिकट मिल चुका है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हैज टू फुलफिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। देखिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ पैसे भी डिपॉजिट करना पड़ते हैं। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया डिक्लेरेशन का कि हर व्यक्ति को कुछ डिटेल्स देना पड़ती है, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। यदि उसके खिलाफ कुछ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उसकी जानकारी भी उसे देना होगी। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। देखिए इनके पास में जितने चलित अचलित संपत्ति है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा और अपनी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी बताना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह भी देना पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि जो कैंडिडेट है, जो लोग हैं वो जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट को समझ लें कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। मतलब इन चीज़ों से बहुत कुछ जानने के बारे में मिलता है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। हमारे देश के अंदर यदि व्यक्ति कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मतलब यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो चुनाव लड़ सकता है। हालांकि हम एक कोई सी जॉब के लिए जाते हैं, एक छोटी सी जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर हमसे हमारा रिज्यूम मांगा जाता है, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर जब व्यक्ति को चुनाव के अंदर खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है, इसको 3-4 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू द ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सेक्शंस टू एन इंडियन क्रिकेट। देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर जॉब्स के लिए जरूरी नहीं होती। जैसे अगर आप बात कर लें थोड़ी देर के लिए क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। आप अच्छे से क्रिकेट खेल सकते हैं, आप अच्छे से रन बना सकते हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको ले लिया जाएगा। हालांकि आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है। ओके, तो इसी तरीके से एमएलए और एमपी के लिए भी होता है कि यदि वो चुनाव के अंदर अच्छे से एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं, लोगों के बारे में समझ सकते हैं, लोगों के दुखों के बारे में, पॉवर्टी के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में यदि वो समझ सकते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा इवन एजुकेशन वाज रिवीलेड, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ इम्पोर्टेंट दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए यदि हम एजुकेशन को कंपलसरी कर देते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको एजुकेशन होना कंपलसरी है, तो हमारे देश का एक बड़ा सेक्शन जो है वो इससे वंचित रह जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ से लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है। इसके अलावा हमारे जो संविधान है उसकी मूल भावनाओं के साथ भी ये कहीं ना कहीं मूल भावनाओं का भी उल्लंघन होगा कि हमारे देश के अंदर सभी को फिर अधिकार नहीं रह जाएगा। यदि हम कोई डिग्री वहाँ पर लगा देते हैं कि बीए की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए किसी कैंडिडेट के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की मूल भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होगा। ओके, इवन इफ एजुकेशन वाज रिलेवेंट, यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे किसी व्यक्ति को एजुकेशन के बेसिस के ऊपर भी रख लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो अब एजुकेटेड होना चाहिए, तो
फिर भी इस बात की गुंजाइश रह जाती है उसके अंदर कि जो एजुकेटेड है वो भी उस वर्क को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक से नहीं कर पाए, लोगों को समझने के अंदर या बाकी जो लोगों की समस्याएं हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हो, खरा नहीं उतर पाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इलेक्शन कैंपेन देखेंगे और इसके अलावा इसके आगे व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ओके, तो जितना मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाया इसको घर जाके सभी रीड करेंगे और आशा करता हूँ मैं कि आप क्वार्टरली एग्जामिनेशन की स्टडी कर रहे होंगे। डेली में आप लोगों को जो लर्न करने का दे रहा हूँ, रिविजन वर्क को दे रहा हूँ, सभी को लर्न करना है और एक अच्छे से पेपर देना और अच्छे से तैयारी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।